स्वागत। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साहित्य का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत के समय मुगल साहित्य क्या रहा था, हुमायूं के समय मुगल साहित्य क्या रहा था, और अकबर जो मुगल सम्राट के एक महान सम्राट कहलाते हैं, अकबर के समय मुगलकालीन साहित्य की चर्चा हम आज विस्तार से करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो मिडाइवल हिस्ट्री से है, तो इसी के साथ हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मुगल साहित्य में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन था। बाबर था। बाबर का समयकाल क्या रहता है? 1526 से 1530 ईस्वी रहता है। बाबर के बाद मुगल वंश में सेकंड नंबर पर कौन आए थे बच्चों? हुमायूं का शासनकाल क्या रहेगा? 1530 से 1540 रहता है। 1555 से 1556 रहता है। यहाँ हम हुमायूं के बाद मुगल सम्राट की जो महान सम्राट है अकबर का समयकाल क्या रहेगा? 1556 से 1605 ईस्वी रहता है। बाबर के समय मुगलकालीन साहित्य क्या था, हुमायूं के समय मुगलकालीन साहित्य क्या होता है, और अकबर के समय मुगलकालीन साहित्य क्या होता है। यहाँ हम बाबर के मुगलकालीन साहित्य को देखने पर हमें पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे दो विचारधाराएं दिखती है। पहला तुर्की भाषा में और दूसरा है फारसी भाषा में। यहाँ बाबर ने तुर्की भाषा में एक ग्रंथ लिखा था, इसे तुजुक-ए बाबरी कहा जाता है। तुजुक-ए बाबरी कहा जाता है। ये जो तुजुक-ए बाबरी है इसे ही बाबरनामा कहा जाता है। ये बाबर का आत्मजीवन कथा होता है। फारसी भाषा के अगर हम देखा जाए तो फारसी भाषा में बाबर ने एक शैली का विकास किया था। ये कौन सी शैली कहलाती है बच्चों? इस शैली का क्या नाम होता है? मुबीयान शैली कहलाती है। मुबीयान शैली की रचना करने वाले बाबर स्वयं होते हैं। यहाँ हम बाबर की अगर कविताओं का संग्रह देखा जाए, कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? बाबर की कविताओं का संग्रह दीवान कहलाता है। यहाँ तुर्की भाषा में बाबर ने खत-ए बाबरी की रचना की थी। खत-ए बाबरी की रचना की थी। इसी के साथ बाबर ने यहाँ रिसाज उसज ग्रंथ की रचना करते हैं। मुगल वंश की नींव रखने वाले कौन थे? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होते हैं इनका पूरा नाम। ये भारत पर 5 आक्रमण करते हैं। ये 1556 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में को जीतकर हिंदुस्तान में मुगल वंश का झंडा जो है उसको लहराते हैं। यहाँ ये बाबर काबुल से आए थे। सियालकोट लाहौर आते हुए ये दिल्ली के प्रवेश द्वार पानीपत से होते हुए ये दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। और यहाँ अपने जीवन काल में बाबर ने जो फेमस युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध पराजित करते हैं। राजपूताना के जो मेवाड़ के जो सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? वो राणा सांगा होते हैं। वो राणा सांगा जो राजस्थान के वीर और राजपूतों के आन बान शान होते हैं। ऐसी आन बान शान को
बाबर ने धोखे से पराजित कर दिया था। बाबर के पास तोपखाना होता था और तोपखाने के सामने राजपूत टिक नहीं सके और एक एक राजपूत करके सारे कट के बलिदान हो गए थे। हालांकि राणा सांगा युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे, उनको दौसा ले जाया गया था। कालपी नामक स्थान पर उन्हीं के सामंतों के द्वारा जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा के जब रास्ते से हट जाने पर बाबर का हौसला और बुलंद हो जाता है। यूपी के चंदावर में जाते हैं। अफगानों की जो बची हुई जो यूपी के मैदनी राय को पराजित करने के बाद घघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित करते हैं। जो इब्राहिम लोदी के भाई और जो अफगान बच गए थे उनको रास्ते से हटाया जाता है। और 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान पर एक नए मुग़ल सम्राट हुमायूं विराजमान होते हैं। ये कहा जाता है कि हुमायूं जब विराजमान हो गए थे, होने के तुरंत बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को, जो केंद्रीय साम्राज्य था, उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया था। चारों भाई साम्राज्य को बांटकर उस पर शासन करने लगे थे। एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो अस्तित्व में होनी चाहिए थी, उसका अस्तित्व अब समाप्त हो गया था बच्चों। और यही कारण था कि 1540 में हुमायूं को हिंदुस्तान से पलायन करना पड़ा था। हम यहाँ मुग़ल साहित्य की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है हुमायूं के शासनकाल में मुग़ल साहित्य क्या रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में मुग़लों ने क्या योगदान किया था। हुमायूं के समय में 2 साहित्यकार होते हैं। पहला साहित्यकार कौन था और दूसरा साहित्यकार कौन था। हुमायूं के शासनकाल में पहला साहित्यकार मिर्ज़ा हैदर दोगलत होते हैं और दूसरे साहित्यकार कौन होते हैं बच्चों। दूसरे साहित्यकार का नाम जौहर होता है। मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने एक ग्रंथ की रचना की थी और यह ग्रंथ तारीख़े रशीदी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये तारीख़े रशीदी कहलाता है। जौहर ने एक ग्रंथ लिखा था आफताबची करके। जौहर ने एक ग्रंथ लिखा था तज़किरातुल वाक़ियात लिखा था। ये हुमायूं के शासनकाल में लिखा गया, साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं के साहित्यकारों को देखने के बाद मुग़ल सम्राट अकबर के साहित्यकारों को देखा जाएगा बच्चों। अकबर के समय में साहित्य का जितना विकास हुआ था शायद ही किसी अन्य मुग़ल सम्राट के समय में हुआ था। यहाँ अकबर के समय में साहित्य का विकास 1556 से लेके 1605 इनका समय काल रहता है। अकबर के समय साहित्य को देखा जाए तो पहले साहित्यकार कौन थे, दूसरे साहित्यकार कौन थे, तीसरे साहित्यकार कौन थे, चौथे साहित्यकार कौन थे, पांचवें साहित्यकार कौन थे और छठे साहित्यकार कौन थे। यहाँ अगर पहले साहित्यकार की बात करें तो अकबर के शासनकाल में ही गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का नाम हुमायूं नामा होता है। ये हुमायूं नामा के अंदर हमें कौन सी चीज़ की जानकारी मिलती है। हुमायूं नामा में हमें बच्चों हुमायूं नामा के अंदर मुग़ल साम्राज्य के जो घरेलू जीवन होता है, उनके जो डे बाय डे जो प्रतिक्रियाएं होती है, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, वो हुमायूं नामा में रखा जाता है। घरेलू आवश्यकताएं, इन सब का रिकॉर्ड किन में होगा, हुमायूं नामा में होता है। गुलबदन बेगम के बाद अगर हम बात की जाए तो दूसरे नंबर के
जो इतिहासकार हैं उनका नाम है अबुल फजल नाम होता है। अबुल फजल ने यहाँ पर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम होता है अकबरनामा। आईने अकबरी का नाम सुने हो बच्चों, आईने अकबरी। यहाँ अगर अबुल फजल के बाद अगर तीसरा साहित्यकार देखा जाए अकबर के शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल के तीसरे साहित्यकार बदायूनी थे। बदायूनी ने यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का क्या नाम होता है? इस ग्रंथ का नाम मुंतखब उत तवारीख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुंतखब उत तवारीख के नाम से जाना जाता है। अगर मुग़ल साहित्यकारों के अंदर बदायूनी के मुंतखब उत तवारीख के बाद अगर साहित्यकार की बात करें तो हम अब्बास खान शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी एक साहित्यकार होते हैं। इनके बाद एक साहित्यकार होते हैं निजामुद्दीन अहमद होते हैं। और निजामुद्दीन अहमद के बाद अगर हम बात करें तो नियामतुल्ला खान होते हैं। यहाँ नियामतुल्ला खान ने अब एक ग्रंथ की रचना की थी। वो ग्रंथ क्या कहलाता है? मकजान अफ़गानी के नाम से ये ग्रंथ कहलाता है। अगर निजामुद्दीन अहमद की बात करें तो निजामुद्दीन अहमद ने एक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ का क्या नाम होता है बच्चों? तबकाते अकबरी कहा जाता है। तबकाते अकबरी का रचयिता कौन होता है? निजामुद्दीन अहमद होते हैं। अब्बास खान शेरवानी की अगर बात की जाए तो अब्बास खान शेरवानी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अब्बास खान शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही ग्रंथ की रचना की थी। और इस तरह से गुलबदन बेगम का क्या योगदान रहा था, अबुल फजल का क्या योगदान रहा था, बदायूनी का क्या योगदान रहा था, अब्बास खान शेरवानी का क्या योगदान रहा था, और इधर निजामुद्दीन अहमद का क्या योगदान रहा था, नियामतुल्ला का क्या योगदान रहा था, इन सब के ग्रंथों को हमने यहाँ पर एक एक करके देखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अबुल फजल का आईने अकबरी और अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बदायूं ने मुंतखब उत तवारीख लिखा था। अगर इसके अब्बास खान शेरवानी तारीख़ फ़िरोज़ शाह लिखा था। अब्बास खान शेरवानी के बाद अगर देखा जाए बच्चों, निजामुद्दीन अहमद ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी और मकजान अफ़गानी के रचयिता नियामतुल्ला होते हैं। यहाँ हम अकबर के मुग़ल साहित्यकारों को देखने के बाद अकबर के काल में अन्य गतिविधियों को देखा। साहित्य के क्षेत्र में अन्य गतिविधियाँ कौन कौन सी होती है? यहाँ फेजी, अबुल फजल के भाई कौन होते हैं? फेजी होते हैं। और फेजी भी यहाँ एक इतिहासकार होते हैं। ये फेजी के नेतृत्व में यहाँ एक विभाग की स्थापना की जाती है जिसको अनुवाद विभाग कहा जाता है। अकबर के दरबार में अबुल फजल के भाई का क्या नाम था बच्चों? फेजी था। और ये फेजी के नेतृत्व में यहाँ एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ये अनुवाद विभाग क्या होता है? अनुवाद विभाग का मतलब होता है संस्कृत के ग्रंथों का ट्रांसलेट किसमें करना है? फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है। एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में रूपांतरण क्या कहलाता है? वो अनुवाद विभाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ अकबर के समय में अगर देखा जाए बच्चों तो पहले नंबर पर भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का नाम आता है। दूसरे नंबर पर रामायण का नाम आता है। अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो रामायण के बाद यहाँ
तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो रामायण के बाद यहाँ भागवत पुराण का नाम आता है, और भागवत पुराण के बाद अगर देखा जाए तो वेदों में से अथर्ववेद का नाम आता है। गणित का नाम आएगा, और गणित के बाद अगर देखा जाए तो कुरान का आता है, और कुरान के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ कुरान के बाद अगर देखा जाए तो इधर हरिवंश पुराण आता है, और हरिवंश पुराण के बाद हितो उपदेश आता है। यहाँ राज तरंगिणी आता है। कुरान के बाद में नल दमयंती। यहाँ महाभारत का अनुवाद कौन सी लैंग्वेज में किया जाता है? फारसी भाषा में किया जाता है। यहाँ जो अकबर के शासनकाल में जो संस्कृत भाषा का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया है बच्चों, वो एक महान उपलब्धि होती है। वो मुग़ल सम्राट अकबर महान का दरबार था, जहाँ सभी धर्मों के लिए द्वार खुले थे। ये जो मुग़ल सम्राट के जो महानतम शासक हैं वो अकबर हैं, और अकबर का नाम पूरे हिंदुस्तान में बड़े सलीके से लिया जाता है। यहाँ जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ था मुग़ल सम्राट अकबर के समय, जो संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था, जो संस्कृत का फारसी भाषा में जो विकास हुआ था, यहाँ देखिए महाभारत का संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले कोई पर्टिकुलर एक विद्वान नहीं थे। यहाँ नकीब खान का नाम आता है, बदायूनी का नाम आता है, और अन्य कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगर रामायण की बात करें तो महाभारत का नाम बदलकर रज़्मनामा फारसी भाषा में लिखा गया था। ये रज़्मनामा कई कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ये RS और IAS में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ अगर रामायण की बात करें तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले बदायूनी थे, और बदायूनी का अभी मैंने जिक्र किया था। बदायूनी के ग्रंथ का नाम मुंतखब तवारीख होता है। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इट मीन्स बदायूनी संस्कृत भी जानते थे। यहाँ अगर भागवत पुराण की बात करें तो भागवत पुराण का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करने वाले कौन होते हैं बच्चों? भागवत पुराण का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करने वाले अकबर के राजस्व विभाग का अधिकारी टोडरमल होता है, जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार करने के लिए महाराणा प्रताप को कहा जाता है। इसके लिए एक राजपूत टोडरमल को भेजा जाता है। और टोडरमल ये कौन है? ये राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। ये करोड़ी व्यवस्था में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आगे अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद जो संस्कृत में ऋग्वेदों के अंदर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और अथर्ववेद जो अंधविश्वास और टोने टोटके वगैरह जिसमें होते हैं वो कौन सा वेद कहलाता है? वो अथर्ववेद कहलाता है बच्चों। इब्राहिम सर हिंदी जो है, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया था। गणित की अगर हम बात करें तो गणित का लीलावती नाम से इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले स्वयं फेजी होते हैं। कुरान का भी इस समय अकबर के समय में फारसी भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया। यहाँ नल दमयंती की बात करें तो फेजी ने इसका संस्कृत भाषा में ट्रांसलेशन किया था। ये मुग़ल साम्राज्य के मुग़ल साहित्य को देखा जा रहा है बच्चों। मुग़ल साहित्य किसे कहते हैं? मुग़ल साहित्यकार कौन थे? सबसे ज़्यादा मुग़ल साहित्यकार किसके समय में थे?
यहाँ अगर हरिवंश पुराण की अगर हम बात करें, हरिवंश पुराण का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करने वाले कौन होते हैं? वो मौलाना शेरी होता है बच्चों। कौन होता है? मौलाना शेरी होता है। अगर हितोपदेश की बात की जाए तो हितोपदेश ताजुद्दीन होते हैं। कौन होते हैं? ताजुद्दीन होते हैं। यहाँ अगर हम राजतरंगिणी का फारसी भाषा में रचयिता कौन थे? मौलाना शाह मोहम्मद थे। कौन थे बच्चों? मौलाना शाह मोहम्मद होते हैं। यहाँ अनुवाद विभाग के अंदर जिन जिन चीज़ों का यहाँ पर अनुवाद किया गया था वो अनुवाद हमने देखा। महाभारत का यहाँ रामायण का आता है दूसरे नंबर पे, भागवत पुराण आता है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, अथर्ववेद आता है 4 नंबर पे, गणित आता है 5 नंबर पे, कुरान आता है 6 नंबर पे, नल दंपति आता है 7 नंबर पे, हरिवंश पुराण आता है 8 नंबर पे, हितोपदेश आता है 9 नंबर पे, राजतरंगिणी आता है 10 नंबर पे। अकबर के शासनकाल में अगर अन्य गतिविधियों में अगर देखा जाए साहित्य के क्षेत्र में, तो गजलों का रचयिता कौन था? काशिदों का रचयिता कौन था? गजलों का रचयिता कौन था और काशिदों का रचयिता कौन था? यहाँ गजलों का रचयिता पूछा जा रहा है, यहाँ काशिदों का रचयिता पूछा जा रहा है। गजलों की रचना करने वाला कौन था? मोहम्मद हुसैन होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? मोहम्मद हुसैन ये गजलों की रचना करने वाले होते हैं। काशिदों की रचना करने वाले कौन होते हैं? जमालुद्दीन सैयद, जमालुद्दीन उर्फी होते हैं। ये जौनपुर के इतिहास से संबंधित थे काशिदों। अगर हम बात की जाए, एक तरफ तो है मान सिंह और दूसरी तरफ है आपके बीरबल। अकबर के शासनकाल में मान सिंह एक कवि था और हिंदी में ये पद्य में ये कविताएं लिखता था। अगर बीरबल की बात की जाए तो बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर की अगर अन्य गतिविधियों की बात की जाए तो अन्य गतिविधियों में हम ये देखेंगे कि मधुमालती काव्य का एक रूपांतरण, काव्य के रूप में रूपांतरण किया गया था। अन्य साहित्य के क्षेत्र में अकबर के शासनकाल में देखा जाए तो मधुमालती का काव्य के रूप में रूपांतरण किया गया था। ये रूपांतरण करने वाले कौन थे? पहला होता है मीर अस्करी नाम होता है बच्चों, और दूसरा नाम होता है शेख मोहम्मद होता है। कौन होता है? शेख मोहम्मद होता है। एक आता है बच्चों सिद्धांत शिरोमणि, ये भास्कराचार्य का होता है। इसका भी यहाँ फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। यहाँ एक फेजी का नाम आता है, अबुल फजल का नाम आता है। अबुल फजल ने अनवर ए साहिली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया था। पंचतंत्र का नाम सुने हो बच्चों। यहाँ मौलाना शाह मोहम्मद का नाम आता है। मौलाना शाह मोहम्मद का नाम आता है। ये मौलाना शाह मोहम्मद कौन थे? ये कश्मीर के रहने वाले थे। मौलाना शाह मोहम्मद ये
कश्मीर के रहने वाले थे और इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा था। इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा था बच्चों? इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा था। एक मुकम्मल खान आते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुकम्मल खान, मुकम्मल खान हैं ये गुजरात के रहने वाले हैं और इन्होंने तजक लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? तजक लिखा था। मुगलकालीन साहित्य के क्षेत्र में हमने बाबर के साहित्यकारों को हमने देखा बच्चों। बाबर के काल में जो साहित्यकार आते हैं उनका हमने डिटेल से अध्ययन किया था। बाबर के काल में स्वयं बाबर ही एक साहित्यकार था। बाबर ने तुजुक बाबरी बाबरनामा के नाम से लिखी थी। तुजुक बाबरी और बाबरनामा के अंदर बाबर के आत्मजीवन की कथा को लिखा गया है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि बाबर जो था मूबियान शैली में कविताओं लिखा करता था। फारसी शैली में वो कविताओं का नाम दीवान होता था। उसके बाद हमने बाबर के बाद हमने हुमायूं के काल में हमने 2 विद्वानों की बात की थी और अकबर के शासन काल में हमने अनेक साहित्यकार आते हैं। मुगल साहित्य के क्षेत्र में जो आज हम बच्चों आपको पढ़ा रहे हैं वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे आपसे फिर मिलते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।